नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस लेक्चर में हम गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं या एनबीएफसीज को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं वित्तीय मध्यस्थ से। देखिए, वित्तीय मध्यस्थ ऐसी संस्थाएं होती हैं जो कि दो दलों जैसे निवेशकर्ता एवं उद्यमी, हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म या ऋण देने वाले तथा ऋण लेने वाले के बीच में वित्तीय लेन देन की मध्यस्थता करती हैं, उन्हें ही वित्तीय मध्यस्थ कहा जाता है। वित्तीय मध्यस्थ दो प्रकार के होते हैं, असंगठित क्षेत्र के वित्तीय मध्यस्थ और संगठित क्षेत्र के वित्तीय मध्यस्थ, जिसमें असंगठित क्षेत्र के वित्तीय मध्यस्थ में साहूकार, महाजन इत्यादि सम्मिलित होते हैं। तो वहीं जो संगठित क्षेत्र की फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होती हैं, उनमें मुख्य रूप से बैंक्स और एनबीएफसीज आती हैं, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने बैंक्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है। इस लेक्चर में हम एनबीएफसीज को अच्छे से तैयार करेंगे ताकि प्री के एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे जाएं, जो भी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएं या कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएं, आप उनको बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर पाएं। राइट, तो समझते हैं एनबीएफसीज को या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को। तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां या एनबीएफसीज ऐसी कंपनियां होती हैं जो कि बैंक तो नहीं होती हैं, परंतु क्या है, वित्तीय संस्थाएं। यहां से इन दोनों में जरा अंतर समझना। राइट, गैर बैंकिंग मतलब क्या है कि ये बैंक नहीं है। इसका मतलब क्या होता है आप समझिए। जो बैंकें हैं, हमने पिछले लेक्चर में समझा था कि बैंकें मुख्य रूप से आम नागरिकों से जो जमाएं होती हैं या डिपॉजिट्स होती हैं, वो क्या करती हैं, स्वीकार करती हैं। अब जो जमाएं होती हैं, जैसे एक क्या हो जाएगा, सेविंग डिपॉजिट हो जाएगा। राइट, फिर क्या हो जाएगा, करंट डिपॉजिट हो जाएगा। राइट, फिर एफडी हो जाएगा। राइट, और क्या हो जाएगा, रिकरिंग डिपॉजिट्स हो जाएंगे। तो जो बैंकें होती हैं वो आम नागरिकों की जमाओं को स्वीकार करती हैं, जैसे सेविंग डिपॉजिट हो जाएंगी, बचत जमाएं, करंट डिपॉजिट हो जाएंगी। राइट, चालू जमाएं, फिर फिक्स्ड डिपॉजिट। राइट, और साथ ही साथ रिकरिंग डिपॉजिट। ये सभी डिपॉजिट बैंक के द्वारा स्वीकार किए जाते हैं और बैंकें इन्हीं जमाओं को फिर निवेश के रूप में औद्योगिक क्षेत्रों को या जिन क्षेत्रों में पूंजी की कमी है, उन क्षेत्रों में ऋण के रूप में उपलब्ध करा देती हैं। राइट, परंतु अगर हम एनबीएफसीज की बात करें तो एनबीएफसीज में पहला अंतर तो यही होता है कि एनबीएफसीज जो है सेविंग डिपॉजिट एवं करंट डिपॉजिट इनको स्वीकार नहीं करती हैं। एनबीएफसीज कुछ नियमों के तहत फिक्स्ड डिपॉजिट एवं रिकरिंग डिपॉजिट, राइट, फिक्स्ड डिपॉजिट को ही क्या करती हैं, स्वीकार करती हैं। तो पहली चीज तो यही है कि चूंकि एनबीएफसीज ऐसी संस्थाएं होती हैं जो सेविंग डिपॉजिट एवं करंट डिपॉजिट को स्वीकार ही नहीं करती हैं, बल्कि कुछ स्कीम के तहत ये फिक्स्ड डिपॉजिट को स्वीकार करती हैं। साथ ही साथ ये सभी प्रकार की वित्तीय सुविधाएं, जैसे निवेश करना, ऋण देना, राइट, गृह निर्माण के लिए ऋण देना हो जाएगा, राइट, अवसंरचना के लिए ऋण देना या फिर व्हीकल्स को परचेस करने के लिए ऋण देना हो जाएगा, इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। उनको ही क्या कहा जाता है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां कहा जाता है। साथ ही साथ इनका जो पंजीकरण होता है वो आरबीआई एक्ट के द्वारा भी नहीं होता है। ये कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा क्या होती हैं, पंजीकृत होती हैं। तो हम यहाँ पर संक्षिप्त में इनको कह सकते हैं या इनकी परिभाषा दे सकते हैं कि एनबीएफसीज, राइट, एनबीएफसीज ऐसी कंपनियां होती हैं जो कि कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत होती हैं तथा जिनका मुख्य कार्य ऋण उपलब्ध कराना, विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों या बीमा कारोबार का संचालन करना, साथ ही साथ प्रतिभूतियां, बॉन्ड्स, चिट फंड, डिवेंचर संबंधी जो कारोबार है उनमें निवेश करना तथा विभिन्न प्रकार की जमाएं स्वीकार करना होता है। उन कंपनियों को ही क्या कहा जाता है, एनबीएफसीज कहा जाता है। राइट, तो यहां पर संक्षिप्त में परिभाषा हो जाएगी, एनबीएफसीज कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत
ऐसी कंपनियां होती हैं जो विशेष योजनाओं से जमाएं स्वीकार करती हैं तथा ऋण उपलब्ध कराती हैं और विभिन्न प्रकार के जैसे बीमा कारोबार हो जाएगा, बॉन्ड, चिटफंड इत्यादि में निवेश करती हैं, उनको ही क्या कहा जाता है, एनबीएफसीज कहा जाता है। राइट। साथ ही साथ मैंने यहां पर बताया कि चूंकि ये नॉन बैंकिंग है, अर्थात ये बैंक नहीं है परंतु बैंक के समान को कार्य करती हैं, और इसका कारण क्या है कि ये नॉन बैंकिंग कंपनियां हैं, इसीलिए ये जो है जमा राशि स्वीकार करती हैं, लेकिन उसमें भी कौन सी, जो एफडी है, फिक्स डिपॉजिट को कुछ शर्तों के साथ में स्वीकार किया जाता है, ये मांग जमा। राइट, मांग जमा। अब मांग जमा में अगर हम देखेंगे तो मांग जमा में क्या हो जाता है, यहां पर जो सेविंग डिपॉजिट है, राइट, सेविंग डिपॉजिट हो जाएगा और करंट डिपॉजिट हो जाएगा, ये दोनों ही क्या होती हैं, मांग जमाएं होती हैं। तो ये मांग जमाओं को स्वीकार नहीं करती हैं। क्लियर। तो एनबीएफसीज बैंक नहीं है, किंतु ये कुछ शर्तों के साथ में जमा राशि स्वीकार करती हैं तथा बैंक की तरह ऋण सुविधाएं प्रदान करती हैं। साथ ही साथ ये मांग जमा, और मांग जमा में भी आप दो चीजों को याद रखना, एक हो जाएगा सेविंग डिपॉजिट और दूसरा क्या हो जाएगा, करंट डिपॉजिट, इनको स्वीकार नहीं करती है। यहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि जैसे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से एनबीएफसीज के द्वारा किस प्रकार की मांगों को, किस प्रकार की जमाओं को स्वीकार नहीं किया जाता है, तो उसमें कौन सी हो जाएंगी, मांग जमाओं को स्वीकार नहीं करती हैं। और मांग जमा में या जो डिमांड डिपॉजिट होते हैं, राइट, उसमें कौन कौन सा जाते हैं, सेविंग डिपॉजिट और दूसरा क्या हो जाएगा, करंट डिपॉजिट हो जाएगा, जिसको मैंने आपको NDTL में बताया था, नेट डिमांड टाइम क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा। तो जो डिमांड डिपॉजिट है उनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। राइट। इसके साथ ही ये जो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं होती हैं, ये ना तो डिमांड ड्राफ्ट जारी कर सकती हैं और ना ही अपने चेक को जारी कर सकती हैं। संक्षिप्त में कह सकते हैं कि एनबीएफसीज बैंक के समान कार्य करती हैं, परंतु ये मांग जमाओं को स्वीकार नहीं करती हैं, अर्थात करंट डिपॉजिट एवं सेविंग डिपॉजिट को स्वीकार नहीं करती हैं, अपने जो है चेक जारी नहीं कर सकती हैं, डिमांड जारी नहीं कर सकती हैं। साथ ही साथ इनका पंजीयन जो है कंपनी अधिनियम 1956 के तहत होता है और ये मार्केट में विभिन्न प्रकार की जो ऋण सुविधाएं हैं, राइट, या निवेश संबंधी सुविधाएं हैं, वो उपलब्ध कराती हैं। क्लियर। अब आप कहेंगे कि जो बैंक हैं, राइट, बैंक अगर है तो फिर एनबीएफसी की आवश्यकता क्यों है। देखिए क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के पास में यदि खुद की पूंजी है तो खुद की पूंजी से वह एनबीएफसी की स्थापना कर सकता है और उसी एनबीएफसी की स्थापना से वह लोगों को ऋण प्रदान कर सकता है। राइट, जो छोटे ऋण है वो प्रदान करेगा, तो जाहिर सी बात है ऋण के जब वो लोन वितरित करेगा तो उसको भी क्या होगा, फायदा होगा। इसीलिए ये ऐसी संस्थाएं होती हैं जो कि हर प्रकार से, राइट, चाहे वो हाउसिंग सेक्टर हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो या व्हीकल सेक्टर हो, इनमें सूक्ष्म लोन को क्या करती हैं, डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। राइट, और जो एनबीएफसीज हैं इनमें कई प्रकार की कंपनियां होती हैं, जैसे निवेश कारोबार है, बीमा कारोबार है, चिटफंड व्यापार हो जाएगा, राइट, वैकल्पिक निवेश हो जाएगा, इत्यादि से संबंधित कारोबार या सेवाएं एनबीएफसीज के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं और ये बचत और निवेश को क्या करती हैं, परस्पर एक साथ लाने का कार्य करते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो जो एनबीएफसीज हैं, राइट, एनबीएफसीज हमारे फाइनेंशियल मार्केट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दरअसल बैंकिंग सिस्टम के द्वारा जो सूक्ष्म लोन होते हैं या फिर कई बार जो बैंक हैं वो कठिन शर्तों पर, राइट, कठिन शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराती हैं तथा कई बार बैंकें जो है मशीनरी खरीदने के लिए, व्हीकल्स खरीदने के लिए ऋण जो है उपलब्ध नहीं करा पाती हैं, शर्तें कई कठिन होती हैं।
उस केसेस में एनबीएफसी आसानी से सूक्ष्म जो लोन है वो उपलब्ध करा देती हैं। इस तरीके से एनबीएफसी जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग हैं, इनमें बड़े पैमाने पर ऋण उपलब्ध कराती हैं और एक तरीके से ये हमारे देश में वित्तीय समावेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। राइट। एनबीएफसी के द्वारा उन क्षेत्रों के लिए ऋण की व्यवस्था की जाती है जहां पर ऋण अंतराल क्या है, विद्यमान है, अर्थात जहां पर बैंकों के द्वारा ऋण संबंधी सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। जैसे चाहे वस्तुओं को खरीदना हो या फिर व्हीकल्स को खरीदना हो, राइट, या बीमा संबंधी कई गतिविधियां हो। राइट। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो जो कृषि संबंधी गतिविधियां हैं, औद्योगिक गतिविधियां हैं, बिक्री है, खरीद है, अचल संपत्ति है, राइट, इनसे संबंधित जो सेवाएं हैं, राइट, ऋण संबंधी सेवाएं हैं, ये बैंकों के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। इसलिए एनबीएफसी के द्वारा इनसे संबंधित जो है ऋण उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। वहीं एनबीएफसी के द्वारा जो है ऋण अंतराल, जैसे उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, मोटर कार है, इन क्षेत्रों में ऋण जो है उपलब्ध कराए जाते हैं। अब उदाहरण के तौर पर यहाँ पर जो है आप कुछ उदाहरण भी देख सकते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, बजाज फाइनेंस हो जाएगा, इंडिया बुल हो जाएगा, राइट। तो बजाज फाइनेंस, इंडिया बुल, महिंद्रा फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस हो जाएगा। आप जब कभी भी कार खरीदने जाएं, राइट, लैपटॉप खरीदने जाएं, तो जो बैंक हैं वो आपको आसानी से लोन नहीं देती हैं, राइट, परंतु जो श्रीराम फाइनेंस है, महिंद्रा फाइनेंस है या बजाज जो फाइनेंसरीज है, इनके माध्यम से आप मोबाइल खरीद सकते हैं, लैपटॉप खरीद सकते हैं, 10,000 का भी जो है लोन ले सकते हैं, राइट। और इसके लिए आपको कोई भी कोलेटरल रखने की जरूरत भी नहीं होती है। इस तरीके से एनबीएफसी वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब प्री की दृष्टि से हम सीधा जो है वाणिज्यिक बैंक एवं बैंकिंग, नॉन बैंकिंग जो वित्तीय संस्थाएं हैं उनमें अंतर समझ लेते हैं, ताकि यदि कोई भी प्रश्न पूछा जाए, राइट, एमसीक्यूज में कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप उसका विदाउट एनी डाउट उसका उत्तर आप दे पाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक तरफ हो जाएंगे क्या, वाणिज्यिक बैंक हो जाएंगे, राइट। तो कमर्शियल बैंक और एनबीएफसी में अंतर समझ सकते हैं और यहां से आपको एग्जाम्स के जो एमसीक्यूज हैं वो सॉल्व करने में मदद मिलेगी। सबसे पहली चीज क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन। तो हमें पता है कि जो वाणिज्यिक बैंक है, वाणिज्यिक बैंकों का रजिस्ट्रेशन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा होता है। तो वहीं एनबीएफसी का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा होता है, जिसको 2013 में संशोधित किया जा चुका है, राइट। जो बैंकें होती हैं, कमर्शियल बैंक्स का जो सुपरविजन है या रेगुलेशन है, तो जो बैंकें हैं उनका सुपरविजन आरबीआई के द्वारा होता है। तो वहीं एनबीएफसी का सुपरविजन करने वाली कई संस्थाएं होती हैं, राइट। कई एनबीएफसी का जो रेगुलेशन है या सुपरविजन है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो वहीं जो बीमा संबंधी एनबीएफसी हैं उनका सुपरविजन आईआरडीएआई, राइट, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो वहीं जो म्यूचुअल फंड संबंधी एनबीएफसी हैं उनका सुपरविजन किसके द्वारा किया जाता है, सेबी के द्वारा किया जाता है। तो कमर्शियल बैंक्स का सुपरविजन आरबीआई के द्वारा होता है, तो एनबीएफसी का रेगुलेशन आरबीआई, आईआरडीएआई, सेबी तथा अन्य संस्थाओं के द्वारा होता है। किसी भी बैंक को शुरू करने के लिए जो प्रवेश शुल्क है वो कितना होना चाहिए, 500 करोड़ होना चाहिए। 500 करोड़ की संपत्ति के साथ में बैंक का लाइसेंस आरबीआई के द्वारा प्रदान किया जा सकता है। तो वहीं एनबीएफसी यदि 2 करोड़ हैं तो आप एनबीएफसी को क्या कर सकते हैं, अगर शुरू कर सकते हैं, और 5 करोड़ में सूक्ष्म वित्त संस्था, तो जो सूक्ष्म वित्त संस्था है, और 2 करोड़ के साथ में अन्य संस्थाओं की जो है स्थापना की जा सकती है। फिर तीसरी महत्वपूर्ण चीज मैंने अभी बताई थी, जमाएं, डिपॉजिट्स, राइट। तो यहां पर जितने भी लोग अपने पैसों को जमा करते हैं, किसमें, कमर्शियल बैंक में। तो कमर्शियल बैंक में जितने भी पैसे डिपॉजिट होते हैं वो डीआईजीजीसीआई अधिनियम द्वारा क्या होते हैं, बीमाकृत होते हैं। जैसे यदि कोई बैंक कोलैप्स हो जाती है तो उस स्थिति में डीआईजीजीसीआई द्वारा जो बीमा होता है उससे आपकी रकम का 1 लाख रुपया, ये जिसको सरकार
5 लाख करने का जो है प्रयास कर रही है। वर्तमान समय में आपके खाते में अगर आपका कोई भी बैंक कोलैप्स हो जाती है तो DIGGCI द्वारा जो बीमा है उससे आपको 1 लाख रुपए जो है मिल जाता है, अर्थात आपका पूरा का पूरा पैसा बैंक में डूबता नहीं है, राइट। परंतु NBFCs में जो डिपॉजिट्स होते हैं वो बीमाकृत नहीं होते हैं, अर्थात NBFCs अगर कोलैप्स हो गए तो वहां पर आपकी जो भी सेविंग्स हैं वो पूरी तरीके से क्या हो जाएंगी, डूब जाएंगी। और जैसे ही हमने देखा था कि महाराष्ट्र में, हमारे देश में अलग अलग बैंक कोलैप्स हो रही है, इसलिए सरकार ये जो DIGGCI की जो 1 लाख का बीमा है इसको 5 लाख करने का जो है इसमें कोशिश में लगी हुई है। क्लियर? अन्य अंतरों को समझते हैं। अब हो जाएगा कार्ड, जैसे डेबिट कार्ड हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड हो जाएगा और साथ ही चेक बुक हो जाएगी। तो जो वाणिज्यिक बैंक हैं ये अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक बुक या DD ये सभी क्या कर सकती हैं, जारी कर सकती हैं। तो वहीं जो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं हैं ये अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड को जारी नहीं कर सकती हैं, वहीं ये चेक बुक भी जो है जारी नहीं कर सकती हैं। क्लियर? अब जो वाणिज्यिक बैंक हैं दरअसल इनमें लोगों की जो है सेविंग्स या जमाएं क्या होती है, डिपॉजिट होती हैं, इसीलिए यहां पर CRR लागू होता है ताकि बैंक रन या बैंक कोलैप्स होने की सिचुएशन में लोगों को जो डिपॉजिट पैसा है वो CRR के कोटा से उनके पैसे की थोड़ी थोड़ी मात्रा जो है लौटाई जा सके। कुल मिलाकर CRR सेफ्टी नेट के रूप में वाणिज्यिक बैंकों पर कार्य करता है, तो वहीं NBFCs में CRR लागू ही नहीं होता है। फिर यहां पर जो ब्याज दरें होती हैं उनका निर्धारण RBI की जो की पॉलिसी रेट है अर्थात रेपो रेट के द्वारा होता है। तो वहीं NBFCs की जो ब्याज दरें होती हैं वो कैसी होती हैं, बदलती रहती हैं। क्लियर? अब हम यहां पर NBFCs की विशेषताओं को समझेंगे और यहां पर प्रत्येक जो विशेषता है या फीचर्स है, फीचर्स ऑफ NBFCs, यहां से MCQs बनने की पूरी संभावना है। तो सबसे पहला तो मैंने यहां पर बताया है कि NBFCs वित्तीय बाजार में सूक्ष्म लोन के लिए, जैसे मोबाइल फोन के लिए, लैपटॉप के लिए, गाड़ी के लेने के लिए, राइट, इत्यादि के लिए, निवेश के लिए, बीमा के लिए ऋण उपलब्ध कराती हैं तथा कई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराती हैं। अर्थात ये बैंकें तो नहीं है परंतु बैंकों के समान कई अच्छी और आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, शैडो बैंक भी कहा जाता है, राइट। तो ये MCQs में पूछा जा सकता है किन्हें शैडो बैंक्स कहा जाता है, तो जो NBFCs हैं इन्हें शैडो बैंक्स कहा जाता है। दूसरी चीज NBFCs, राइट, तो NBFCs का पंजीयन कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा होता है। साथ ही साथ NBFCs का जो सुपरविजन है वो अलग अलग नियंत्रण संस्थाओं के द्वारा होता है, जैसे बीमा कंपनियों का नियंत्रण IRDA के द्वारा होता है, तो वहीं जो म्यूचुअल फंड से संबंधित या शेयर बाजार से संबंधित जो संस्थाएं हैं उनका सुपरविजन सेबी के द्वारा होता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो NBFCs हैं ये साख सृजन का कार्य नहीं करती हैं। साख सृजन का काम मैंने आपको समझाया था कि बैंकें जमा स्वीकार करती हैं और उसको ही बाजार में ऋण के रूप में क्या कर देती हैं, बांट देती हैं। तो जब बैंकें किसी को भी ऋण देती हैं तो 11% पर देती हैं और बैंकें जो डिपॉजिट होती है उस पर 4% का ऋण देती हैं, अर्थात बैंकों को जो यहाँ पर 7% का फायदा होता है, राइट। इसको ही क्या कहते हैं, साख सृजन कहते हैं, या जितनी ज्यादा बैंक के ऋण बांटेंगे उतनी ज्यादा साख का क्या होगा, सृजन होगा। तो यहां पर बैंकें साख सृजन करती हैं परंतु जो NBFCs हैं वो साख सृजन का कार्य नहीं करती हैं। फिर NBFCs को CRR है या SLR है, इसकी अनिवार्यता नहीं होती है, बल्कि बैंकों को CRR एवं SLR कोटा मेंटेन करने की आवश्यकता होती है। जो NBFCs है वो बाजार आधारित फंडों पर निर्भर होती हैं। ये बहुत बड़ी जो है आपको यहाँ पर फैक्ट को याद रखना। देखो दरअसल
एनबीएफसीज कुछ लंबे समय से क्या है, चर्चा में है। उसका कारण ये है कि एक और एनबीएफसीज हर क्षेत्र में बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं दे रही हैं, लेकिन दिक्कत क्या हुई कि आप समझिए जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था, राइट, डीमोनेटाइजेशन हुआ था उस समय पे बैंकों के पास में जो थी तरलता अधिक थी। अब ये जो एनबीएफसीज होती हैं, देखिए एनबीएफसीज के पास में खुद का पैसा होता है और ये खुद के पैसे को ही क्या करती हैं, मार्केट में ऋण के रूप में देती हैं। और एनबीएफसी अपनी जो संपत्ति है, या तो जिस व्यक्ति ने एनबीएफसी की स्थापना की है उसके पास में सेविंग्स होनी चाहिए, या फिर एनबीएफसी बैंकों से क्या लेती हैं, ऋण लेती हैं, और उसी ऋण को फिर वो मार्केट में क्या कर देती हैं, वितरित कर देती हैं, या फिर अन्य तरीके से पैसे की क्या करते हैं, उगाही करती हैं। तो जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो बैंकों के पास में पैसा था और बैंक ने वह पैसा को एनबीएफसी को क्या कर दिया, लोन पर दे दिया, और एनबीएफसी ने उस पैसे को क्या कर दिया, मार्केट में ऋणों के रूप में क्या कर दिया, उसको बांट दिया। अब कुछ समय तक तो जो था बहुत अच्छी सिचुएशन थी, वो चल रही थी, परंतु हमारे देश में दो ऐसी एनबीएफसीज हैं जो कोलैप्स हो गई, जिसकी वजह से इस मार्केट में हलचल हो गई। एक क्या हो जाएगा, दीवान हाउसिंग फाइनेंस क्या हो जाएगी, कंपनी हो जाएगी, और दूसरी क्या हो जाएगी, आईएलएफएस हो जाएगी। जो दीवान हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है और आईएलएफएस है, ये देश की दो बड़ी बड़ी क्या है, कंपनियां हैं। दीवान हाउसिंग फाइनेंस जो कंपनी है वो रियल मार्केट में, राइट, हाउसिंग प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए ऋण संबंधी सुविधाएं देती है, और ये कंपनी भी क्या हो गई, कोलैप्स हो गई, राइट। और दूसरी ओर यहाँ पर आईएलएफएस का क्राइसिस भी हो गया। और कुल मिलाकर अगर आप देखो तो भले ही इनमें, राइट, भले डीएचएफसी या आईएलएफएस में इनमें भले ही लोगों की जमाएं नहीं है, परंतु इन्होंने भी तो बैंकों से क्या लिया है, ऋण लिया है। अगर ये डिफॉल्ट करेंगी तो सीधी सी बात है, बैंकों की बैलेंस शीट भी क्या होगी, प्रभावित होगी, और बैंकों की बैलेंस शीट प्रभावित होगी तो पूरी की पूरी इकोनॉमी क्या होगी, प्रभावित होगी। इसीलिए सरकार वर्तमान समय में इन पर कड़ी निगरानी कर रही है, और इससे अधिक जो है क्रिटिकल सिचुएशन अब आएगी। कारण क्या है कि एनबीएफसी जो लोन बांटती है, ये रिटेल लोन या एक तरीके से जो सूक्ष्म लोन होते हैं वो इनके द्वारा वितरित किए जाते हैं। अब कोरोना पैंडेमिक पे पहले जो है आईएलएफएस तथा कई जो एनबीएफसीज हैं उन्होंने मोबाइल के लिए, घड़ी के लिए, इसके लिए, उसके लिए, राइट, बगैर किसी कोलेट्रल के बाजार में बहुत ही ज़्यादा लोन बांट के रखा है। अब कोरोना पैंडेमिक की वजह से लोगों के क्या है, जॉब चली गई है। इसकी वजह से यदि लोग इन एनबीएफसीज का जो है ऋण नहीं चुकाएंगे तो उससे और भी अधिक मात्रा में एनबीएफसी के कोलैप्स होने की संभावना है, राइट। इसीलिए सरकार इनको जो है वर्तमान समय में इनके ऊपर कड़ी निगरानी कर रही है, राइट। तो यहाँ पर ये आप फैक्ट याद रखें, बाजार आधारित फंडों पर आश्रित होती हैं, अर्थात या तो इनके पास में खुद की पूंजी होती है, या फिर ये अपने कमर्शियल पेपर्स निकालती हैं, या फिर जो है बाजार से ही लोन लेती हैं। साथ ही साथ एनबीएफसीज अपने चेक जारी नहीं कर सकती हैं, और साथ ही साथ, राइट, ये अपने चेक जारी नहीं कर सकती हैं, और डिमांड जो है ड्राफ्ट ये भी जारी नहीं कर सकती हैं। अब हम कुछ और जो है तथ्यों को यहाँ पर समझते हैं जो कि मुख्य परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, राइट। एनबीएफसीज अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बशर्ते कि इनका रेगुलेशन अच्छे से हो और कई तरीके की जो आर्थिक वित्तीय अनियमितता है वो ना हो, तो ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इसीलिए सरकार ने एनबीएफसीज में 100% एफडीआई की क्या दे दी है, परमिशन दे दी है, राइट। इसका क्या फायदा होगा, इससे यदि एनबीएफसीज में निवेश में बढ़ोतरी होगी तो देश में एनबीएफसीज की संख्या में बढ़ोतरी होगी, और इससे हमारे देश में बड़े पैमाने पर वित्तीय समावेशन हो पाएगा, और दूर दराज के क्षेत्रों में ये जो सूक्ष्म ऋण सुविधाएं हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी।
राइट। साथ ही साथ ये जो एनबीएफसीज हैं ये वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे रही हैं, क्योंकि यदि आप किसी बैंक के पास में जाएंगे, उनसे कहेंगे कि हमें 10,000 का मोबाइल लेना है, आप जो है 2-2 हज़ार रुपए की या 1-1 हज़ार की जो है EMIs बना दीजिए 3 साल के लिए, तो बैंक वाले आपको ये लोन नहीं देंगे, क्योंकि वो काफ़ी कम्बरसम प्रक्रिया हो जाएगी। वहीं अगर आप किसी महिंद्रा या बजाज फाइनेंसर के पास जाएंगे तो आप आसानी से आपका मोबाइल ले लीजिए, विदाउट एनी कोलेटरल आप EMIs बना सकते हैं और मोबाइल खरीद सकते हैं, लैपटॉप खरीद सकते हैं, कुछ भी सामान, छोटे से छोटा सामान खरीद सकते हैं। तो बड़े पैमाने पर ये जो है सूक्ष्म एवं मध्यम लेवल पर ऋण सुविधाएं, निवेश सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, अर्थात ये वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साथ ही साथ 2020 में RBI ने NBFCs की जो वित्तीय स्थिति, जो कि मैंने आपको बताई थी, किसी वजह से, कोरोना पेंडेमिक की वजह से इनकी वित्तीय स्थिति खराब हुई थी, उसमें सुधार लाने के लिए लक्षित दीर्घकालीन रेपो परिचालन के आधार पर वित्त उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। अब हमें पता है कि जो रेपो होती है, रेपो रेट पर वाणिज्यिक बैंकें RBI से ऋण ले सकती हैं, जो कि 14 दिन तक के लिए ले सकती हैं। अब आप समझिए, अगर किसी भी वाणिज्यिक बैंक को अपना NDTL मेंटेन करना है तो वह 14 दिन के लिए ही ऋण ले सकता है। इससे बैंकें अपनी जो वित्तीय स्थिति है उसको सुधार करने में असमर्थ होती हैं। इसीलिए अब RBI लक्षित दीर्घकालीन अर्थात लंबे समय तक के लिए भी रेपो के हिसाब से ऋण ले सकती हैं और इससे उनकी जो स्थिति है उसमें जो है सुधार आ सकता है। तो लक्षित दीर्घकालिक जो रेपो है, इसके द्वारा रेपो दर पर सामान्यतः बैंकों को 1 से 3 वर्ष की अवधि के लिए जो है 1 लाख करोड़ तक का लोन दिया जाएगा। तो आप समझिए, रेपो दर पर केवल और केवल मैक्सिमम 14 दिन तक का ऋण दिया जाता है, परंतु इसको लॉन्ग टर्म जो है लक्षित दीर्घकालीन रेपो रेट है, इसमें 1 लाख तक का ऋण दिया जा सकता है और वो भी 1 से 3 साल वर्षों के लिए, 1 से 3 वर्षों के लिए, राइट। इसके साथ ही फरवरी 2018 में RBI ने, अब मैंने बताया था कि जो DHFC है और ILFS है, उनका जब क्राइसिस हुआ तो सरकार ने ये जो NBFC से, इनमें जो वित्तीय अनियमितताएं थी या जो भी कई प्रकार की समस्याएं थी, उनके समाधान के लिए लोकपाल सेवा शुरू की है, राइट। जैसे अगर बैंकों में अगर कोई भी समस्या जाती है तो वहां पर आप बैंकिंग लोकपाल से कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही फरवरी 2018 में RBI ने RBI एक्ट 1934 की धारा 45IA के अंतर्गत RBI में पंजीकृत, अब ध्यान रखिए यहां पर भी ऐसी NBFCs जो किसमें पंजीकृत हैं, RBI में है, राइट, उनके विरुद्ध शिकायतों के समाधान के लिए लोकपाल योजना शुरू की है। और जो लोकपाल कार्यालय हैं वो 4 शहर, जो कि चेन्नई, कोलकाता, मुंबई एवं कहां पर होंगे, नई दिल्ली में स्थापित होंगे। अब RBI के अनुसार, राइट, RBI के अनुसार जो NBFCs की संख्या होती है वो मुख्यतः NBFCs की कितनी श्रेणियां होती हैं, 2 श्रेणियां होती हैं। तो NBFCs की 2 श्रेणियों में सबसे पहला हो जाएगा जमा स्वीकार करने वाली श्रेणी। तो NBFCs क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, राइट। और इसमें भी ये केवल और केवल किसको, फिक्स्ड डिपॉजिट को ही स्वीकार करती हैं। और दूसरी हो जाएंगी जमा ना करने वाली NBFCs, या NBFCs क्या हो जाएंगी, नॉन डिपॉजिट हो जाएंगी। क्लियर। अब हम समझते हैं कि क्या ये जो NBFCs हैं, ये इन जैसी संस्थाएं भारत में अभी अभी इनका विकास हुआ है या लंबे समय से इन जैसी या NBFC जो है लंबे समय से कार्य कर रही। तो हम यहाँ पर पूरा का पूरा जो है इतिहास को समझते हैं। देखिए NBFC का अगर हम हिस्ट्री देखें तो NBFC की अगर उत्पत्ति देखी जाए तो वो 1964 से मानी जाती है। दरअसल 1964 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन किया गया था। तो रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में, रिजर्व बैंक संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा 1 दिसंबर 1964 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में संशोधन किया गया था। और इस संशोधन के माध्यम से ही RBI के जो नियम है उनमें एक नया अध्याय 3B को जोड़ा गया था।
और इस अध्याय के तहत ही जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसीज को विनियमित करने के लिए जो थे दिशा निर्देश थे। एक तरीके से यहाँ पर जो नॉन डिपॉजिट एनबीएफसीज हैं उनका आरबीआई से कोई लेना देना नहीं है, परंतु अध्याय 3B में जो जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसीज हैं उनको विनियमित करने के लिए जो है आरबीआई ने कदम उठाए थे। अब एनबीएफसीज को विकसित करने के लिए हमारे देश में विभिन्न समितियों की भी स्थापना की गई थी, राइट। तो एनबीएफसी का जो मौजूदा ढांचा है या एनबीएफसीज को विकास की दिशा दिखाने के लिए जो सबसे पहली समिति थी वो थी जेम्स एस राज समिति, या जिसको जेएस राज समिति भी कहा जाता है। ये भी प्री में पूछा जा सकता है कि जेएस राज समिति का संबंध किस संस्थाओं से है, राइट। बैंकिंग सिस्टम से है या एनबीएफसी से है, राइट, या बजट प्रक्रिया से है, राइट। तो जेएस समिति का संबंध किससे है? एनबीएफसी है, राइट। दरअसल देखा जाए तो 19 से दशक के, राइट, 1970 के दशक में बैंकिंग आयोग गठित किया गया था, और इस बैंकिंग आयोग का गठन इसलिए किया गया था कि हमारे देश में कई चिटफंड कंपनियां थी। तो जो चिट फंड कंपनियां होती हैं ये लोगों से 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए क्या करती हैं? इकट्ठा करती हैं और फिर उसको ऋण के माध्यम में लोगों को वितरित करती हैं। परंतु कई बार ये जो चिट फंड कंपनियां होती हैं ये घपले कर जाती हैं, लोगों का पैसा लेकर क्या होती हैं? भाग जाती हैं। तो 1970 के दशक में बैंकिंग आयोग को चिट फंड के कामकाज की निगरानी के लिए और गैर बैंकिंग वित्तीय जो संस्थाएं हैं या मध्यस्थ हैं, राइट, तो 1970 में बैंकिंग आयोग को चिट फंड एवं एनबीएफसीज, राइट, उस समय पे गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ इनकी जांच तथा गतिविधियों के अध्ययन के लिए कहा गया। फिर 1972 में बैंकिंग आयोग ने पूरे देश में एक समान चिटफंड कानून की क्या की? सिफारिश की, राइट। तो समझिए 1970 में बैंकिंग जो कमीशन था उसको कहा गया कि आप जो है चिटफंड के कामकाज और एनबीएफ जो गैर बैंकिंग मध्यस्थ हैं उनकी जांच करिए और गतिविधियों का अध्ययन करिए। फिर इसी बैंकिंग आयोग ने कहा कि हमारे देश में सभी देश में जो है समान चिटफंड कानून होने चाहिए ताकि चिटफंड कंपनियां फ्रॉड ना कर सके। फिर भारतीय रिजर्व बैंक ने चिटफंड के संचालन के लिए विनियमित करने के लिए एक मॉडल विधेयक तैयार करने के लिए जेएस राज समिति या जेम्स एस राज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसको ही क्या कहा जाता है? जेएस राज समिति कहा जाता है। जून 1974 में इसी समूह ने जो पुरस्कार चिट फंड और अन्य योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की, क्योंकि बड़े पैमाने पर घपले हो रहे थे और संसद को एक विधेयक बनाने का निर्देश दिया जो कि पूरे देश में जो चिट फंड संबंधी, राइट, जो एक तरीके से जो पुरस्कार चिट फंड कंपनियां हैं कि आप जैसे कलेक्शन करते हैं कि 100 रुपये 50 रुपये का आप जो है जमा करिए, फिर लकी ड्रॉ होगा, उसमें से अगर आप जीत जाएंगे तो आपकी 1 करोड़ की जो है लॉटरी लग जाएगी, राइट। इस संबंध में, राइट, इस संबंध में जो है एक रूपता सुनिश्चित करने के लिए एक विधेयक बनाने के लिए जो है सिफारिश की गई और इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 2 अधिनियम भी लाए गए। पुरस्कार चिट और धन संचालन योजना प्रतिबंध अधिनियम 1978 और चिट फंड जो अधिनियम है वो 1922 में लाया गया। तो ये एनबीएफसी की शुरुआती इतिहास है। तो याद रखें, चिट फंड अधिनियम लाया गया था 1982 में और पुरस्कार चिट एवं धन संचालन प्रतिबंध अधिनियम 1978 में लाया गया था। उसके बाद में क्या हो जाएगी? चक्रवर्ती समिति हो जाएगी। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने हमारे देश में धन के प्रबंधन या वित्त प्रबंधन तथा मौद्रिक प्रणाली को मजबूत करने के लिए आरबीआई में ही क्या की थी? एक समिति की गठन किया था, राइट, दिसंबर 1982 में उस समय के जो आरबीआई के गवर्नर थे मनमोहन सिंह, उन्होंने ही प्रोफेसर सुखमय चक्रवर्ती
सुकमय चक्रवर्ती की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया ताकि हमारे देश में मौद्रिक प्रणाली के कामकाज की समीक्षा हो सके और एक मजबूत मौद्रिक प्रणाली जो है हमारे देश में लागू हो सके। राइट, तो 1982 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में चक्रवर्ती समिति स्थापित की गई थी ताकि हमारे देश में मौद्रिक नीति मजबूत हो सके। इस समिति ने क्रेडिट सिस्टम और अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभाव के संदर्भ में मौद्रिक और क्रेडिट नीति के विभिन्न उपकरणों का मूल्यांकन करने के लिए बैंकिंग क्षेत्र, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों, असंगठित क्षेत्र के बीच जो संबंध थे उनका मूल्यांकन किया कि बैंकिंग क्षेत्र एनबीएफसीज और जो असंगठित क्षेत्र है उनके बीच में क्या संबंध होता है। राइट, इसका अध्ययन किया और इस समय के दौरान ही हमारे देश में एनबीएफसीज की स्थापना हो रही थी। 1981 में एनबीएफसीज की संख्या 7,000 थी जो कि 1992 में बढ़कर कितनी हो गई, 30,000 हो गई। राइट, इस तरीके से जो है अलग अलग समय पर इनकी निगरानी के लिए, फिर अलग अलग समय पर इनकी निगरानी के लिए जो जिस तरीके की सुविधा दे रही थी उनको उस तरीके की संस्था के प्रति क्या कर दिया, नियंत्रण में कर दिया। जैसे जो बैंकिंग संबंधी सुविधाएं दे रही थी उनको आरबीआई के नियंत्रण में कर दिया गया, तो कुछ एनबीएफसीज को जो है सेबी के नियंत्रण में कर दिया गया, तो कुछ को आईआरडीएआई के नियंत्रण में कर दिया और इस तरीके से एनबीएफसीज का हमारे देश में विकास हुआ या ये उनका इतिहास था। क्लियर। अब हम यहाँ पर गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के प्रकारों को पढ़ेंगे। तो एनबीएफसीज के प्रकार कितने होते हैं उनको समझते हैं। तो सबसे पहला हो जाएगा एआईएफआई, ये जिसको क्या कहा जाता है, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं। तो अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं भी एनबीएफसीज हैं और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं में सबसे पहला आता है भारतीय निर्यात आयात बैंक, नाबार्ड हो जाएगा, एनएचबी हो जाएगा और सिडबी हो जाएगा, जिसमें से हमने 3 को तो पहले ही पढ़ लिया है। फिर क्या हो जाएंगे, प्राइमरी डीलर्स हो जाएंगे। प्राइमरी डीलर्स के बारे में मैंने बताया था, प्राइमरी डीलर्स ऐसी संस्थाएं होती हैं जो कि आरबीआई से प्रतिभूति खरीदती हैं प्राथमिक बाजार में और इसको द्वितीयक बाजार में बेच देती हैं। और तीसरी हो जाएंगी एनबीएफसीज जो कि कई संस्थाओं के नियंत्रण में होती हैं, जैसे आरबीआई के नियंत्रण में, सेबी के नियंत्रण में और अदर के नियंत्रण में। तो हम इनको एक एक करके समझते हैं। राइट, सबसे पहले अगर हम देखें तो एनबीएफसीज अंडर रेगुलेशन ऑफ क्या हो जाएगा, आरबीआई हो जाएगा। तो आरबीआई, अब यहां से बहुत ही ध्यान से समझना, यहां से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं कि जो आईसीसी संस्था है या सीआईसी है, जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, राइट, या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हो जाएंगे। राइट, तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन या मुद्रा इंस्टीट्यूशन किसके रेगुलेशन में होती हैं। राइट, तो यहां पर ध्यान रखें, आरबीआई के रेगुलेशन में आईसीसी, सीआईसी, राइट, आईएफएससी, मुद्रा और एमएफआई, ये जो 5 संस्थाएं हैं ये आरबीआई के सुपरविजन में आती हैं। तो वहीं जो म्यूचुअल फंड्स हैं और स्टॉक ब्रोकर हैं इनका सुपरविजन सेबी के द्वारा किया जाता है। तो वहीं जो बीमा कंपनियां हैं वो सभी आईआरडीएआई के अंदर आती हैं। तो वहीं जो हाउसिंग संबंधी एनबीएफसीज है वो नेशनल हाउसिंग जो बैंक है उसके अंतर्गत आते हैं। और फिर क्या हो जाएगा, पीएफआरडी हो जाएगा। राइट, ये एनएचबी हो जाएगा। क्लियर। तो अब हम अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। राइट, एआईएफआई के बारे में, या जिनको विकास संस्थाएं भी कहा जाता है। राइट, तो अखिल भारतीय संस्थाएं सबसे पहले हम इनको पढ़ेंगे। राइट, फिर उसके बाद में जो अलग अलग संस्था के रेगुलेशन में है एनबीएफसीज उनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान। देखिए, ऐसी एनबीएफसी जो पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रही हैं उनको क्या कहा जाता है, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं कहा जाता है। और आरबीआई ने हमारे देश में 4 संस्थाओं को अखिल भारतीय संस्थाओं के रूप में घोषित किया है। राइट, और इन संस्थाओं में जो विकास वित्त संस्थाएं हैं या निवेश संस्थाएं हैं वो अखिल भारतीय संस्थाओं में आती हैं जो कि वित्तीय बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आर्थिक समीक्षा
समीक्षा 2012-13 के अनुसार नाबार्ड, सिडबी, एक्सिम बैंक और राष्ट्रीय आवास बैंक को रिजर्व बैंक द्वारा 4 अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में जो है घोषित किया गया है। तो हम यहाँ पर एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, नाबार्ड या राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राइट। तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई में है। और नाबार्ड एक पुनर्वित्त संस्था है, इसको समझिए। अर्थात नाबार्ड हमारे देश में कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए सर्वोच्च संस्था है। अर्थात यह न केवल पुनर्वित्त की सुविधा उपलब्ध कराती है बल्कि ये नियामक संस्था भी है। अर्थात विभिन्न प्रकार के कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न प्रकार के नियम बनाती है, उनका संचालन करवाती है। और कई संस्थाओं के माध्यम से, जैसे आरआरबी के माध्यम से या नाबार्ड आरआरबी को, राज्य सहकारी बैंकों को, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं को ऋण देती है, राइट। और जब ये संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्र में ऋण बांटती हैं या सुविधाएं देती हैं और अगर इनको घाटा लगता है तो इनकी घाटे की पूर्ति कौन करता है, नाबार्ड करता है। इस तरीके से नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली सबसे बड़ी संस्था होती है। साथ ही साथ यह कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए सर्वोच्च संस्था है, राइट। नाबार्ड की स्थापना भारत सरकार के द्वारा की गई थी और इसके कुल 100 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ ही भारत सरकार व भारतीय रिजर्व बैंक, राइट, तो भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक की बराबर कुल 100 करोड़ रुपए की पूंजी से ही नाबार्ड की स्थापना की गई थी। बाद में रिजर्व बैंक ने अपनी सारी जो हिस्सेदारी है वो सरकार को बेच दी है और अपने पास में केवल और केवल 1% हिस्सेदारी रखी है। तो वर्तमान समय में नाबार्ड में सरकार एवं रिजर्व बैंक, सरकार की हिस्सेदारी 99% और रिजर्व बैंक की है 1%। और ये हमारे देश की ग्रामीण विकास एवं कृषि के क्षेत्र की सर्वोच्च संस्था है। दूसरा हो जाएगा भारतीय लघु उद्योग विकास निगम, राइट। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना हमारे देश में लघु उद्योगों के विकास के लिए अप्रैल 1990 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लखनऊ में है। और यह छोटे स्तर अर्थात MSME सेक्टर को ऋण उपलब्ध कराती है। साथ ही साथ यह उन व्यवसायों को विकास का समर्थन करती है जो नया स्टार्टअप कर रहे हैं। और जो सिडबी है उसकी अगर हम देखें तो उसका स्वामित्व SBI, राइट, तो सिडबी की जो स्वामित्व है वो SBI, LIC, IDBI तथा इंश्योरेंस कंपनियों के पास में है। फिर तीसरा हो जाएगा आयात निर्यात बैंक। तो हमारे देश में आयात एवं निर्यात को आसान बनाने के लिए 1 जनवरी 1982 को आयात निर्यात बैंक की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय कहां पर हो जाएगा, मुंबई में हो जाएगा, राइट। इसके साथ ही यह पहले IDBI की वित्त विभाग के, राइट, तो यह IDBI की वित्त के आयात निर्यात की एक शाखा के रूप में कार्यरत थी, राइट। और इसका उद्देश्य था जो आयात एवं इंपोर्ट, जो आयात करने वाले और जो निर्यात करने वाली संस्थाएं हैं उनको सहूलियत देना, राइट। इसकी वर्तमान समय में जो 100% पूंजी है, इसकी 100% जो पूंजी है वह भारत सरकार के पास में है। क्लियर। अगली हो जाएगी यहां पर राष्ट्रीय आवास बैंक, राइट। तो राष्ट्रीय आवास बैंक को समझते हैं। देखिए, राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 9 जुलाई कब की गई थी, 1988 को की गई थी। तो राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 9 जुलाई 1988 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में है। और ये हमारे देश में आवासीय सुविधाएं या आवासीय ऋण उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था है। साथ ही साथ यह आवास वित्त कंपनियां हैं,
राइट, उनका नियमन करती है और उनका पर्यवेक्षण भी करती है, और इसका स्वामित्व भी किसके पास है? भारत सरकार के पास है। राइट, तो भारत सरकार के पास ही वर्तमान समय में नाबार्ड का, राइट, आयात निर्यात बैंक का, जो कि हमने देखा आयात निर्यात बैंक का, और यहां पर राष्ट्रीय आवास बैंक का जो स्वामित्व है वो भारत सरकार के पास में है। राइट, तो हमने अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को पढ़ लिया है। अब हम जो है आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड एनबीएफसीज को यहां पर समझते हैं। राइट, तो जो सीआईसी है, आईसीसी है, अब उनको आप बहुत अच्छे से समझना। तो आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड एनबीएफसीज में सबसे पहला हो जाएगा कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। राइट, तो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड पहली एनबीएफसी का प्रकार हो जाएगा सीआईसी, जिसका मतलब क्या हो जाएगा? कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। अर्थात ये कंपनियां जो है दीर्घ अवधि का निवेश उपलब्ध कराती हैं। राइट, तो ये कंपनियां दीर्घ अवधि का निवेश उपलब्ध कराती हैं। जैसे क्या हो जाएगा? टाटा कैपिटल हो जाएगा, और रिलायंस कैपिटल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? आईएलएफएस हो जाएगा। तो ध्यान रहे यहाँ पर टाटा कैपिटल है या आईएलएफएस है, ये सभी एनबीएफसीज हैं जिनका रेगुलेशन आरबीआई के द्वारा होता है। और टाटा कैपिटल, रिलायंस और आईएलएफएस ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी एनबीएफसीज हैं जो कि दीर्घ अवधि का निवेश कराते हैं। दूसरा हो जाएगा गोल्ड लोन कंपनीज। तो गोल्ड लोन कंपनीज भी आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड होती हैं, और सीधी सी बात है ये क्या करती हैं? गोल्ड लोन उपलब्ध कराती हैं। तो बाजार में जो हाउस होल्ड होते हैं उनके पास में जो ज्वेलरी होती है उनको एक्सेप्ट करके ये गोल्ड लोन एनबीएफसीज गोल्ड लोन उपलब्ध कराती हैं। जैसे आपने टीवी में मुथूट गोल्ड लोन का सुना होगा, विद्या बालन, अमिताभ बच्चन उनकी जो है ऐड करते हैं। फिर अन्नापूर्णम जो है गोल्ड लोन हो जाएगा। फिर तीसरा प्रकार हो जाएगा यहाँ पर असेट रिकंस्ट्रक्शन, क्या हो जाएगी? कंपनी हो जाएगी एआरसी। तो इसका नाम ही क्या है? असेट रिकंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगी? कंपनी हो जाएगी। दरअसल बैंकों के पास में जब बैंक ऋण देती हैं और उनका ऋण वापस आने की संभावना कम होती है तो उसको ही एनपीए कहा जाता है। राइट, तो जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं ये बैंक या अन्य एनपीएफसी से जो बैड लोन है या एनपीए है उसको स्वीकार करती हैं और फिर उसकी क्या करती हैं? उगाही करती हैं। जैसे अनिल अंबानी क्या हो जाएगा? रिलायंस हो जाएगा। फिर अगला हो जाएगा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन या सूक्ष्म वित्त संस्थान हो जाएगा। राइट, तो 2010 में आरबीआई ने एमएच मालेगांव कमेटी की सिफारिश पर, राइट, तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का गठन 2010 में किया गया है, और इसका गठन आरबीआई ने किया है बाय एच मालेगांव कमेटी की सिफारिश पर। और जैसा कि इनका नाम क्या है? सूक्ष्म वित्त, अर्थात यह गरीबों को छोटे ऋण देने वाली क्या है? एनबीएफसीज है, और यह है कोलेटरल के बगैर, अर्थात ये गिरवी कुछ भी नहीं रखती हैं, बगैर कोलेटरल के ये छोटे ऋण जो है उपलब्ध कराती हैं आसानी ईएमआई पर। राइट, तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का गठन कब हुआ है? 2010 में किसने किया है? आरबीआई ने बाय एच मालेगांव कमेटी की सिफारिश पर, और ये छोटे ऋण देते हैं और ये देश में कई कार्य कर रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा बंधन बैंक जो कि वेस्ट बंगाल में कार्य कर रही है, फिर दिशा या एसकेएस जो है आंध्र प्रदेश में कार्य कर रही है, कैशपूर जो संस्था है वो उत्तर प्रदेश में, तो वहीं उज्जीवन जो है कर्नाटक में कार्य कर रही है। फिर अगली हो जाएगी मुद्रा। राइट, तो भारत सरकार ने जो मुद्रा योजना है, राइट, मुद्रा योजना के माध्यम से मुद्रा बैंक की स्थापना की गई है, और मुद्रा बैंक हमारे देश में जो है किशोर ऋण हो जाएगा, तरुण ऋण हो जाएगा इत्यादि जो है ऋण सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं। तो जो मुद्रा बैंक है जिसकी स्थापना 2015 में की गई थी, ये मुद्रा बैंक सिडबी के द्वारा ओन्ड क्या है? संस्था है, जो कि हमने देखा था मुद्रा के 3 जो ऋण थे, जैसे किशोर ऋण हो जाएगा, तरुण ऋण हो जाएगा, राइट, वो क्या करती है? उपलब्ध करवाती है। क्लियर? फिर हो जाएगा एनबीएफसीज रेगुलेटेड बाय क्या हो जाएगा? सेबी के द्वारा हो जाएगा। तो एनबीएफसीज रेगुलेटेड बाय
सेबी, उसमें से पहला क्या हो जाएगा, स्टॉक ब्रोकर एनबीएफसी। तो जैसा कि इसका नाम क्या होता है, स्टॉक ब्रोकर होता है, तो ऐसी वित्तीय कंपनियां जो स्टॉक ब्रोकर की भूमिका निभाती हैं उनको ही स्टॉक ब्रोकर एनबीएफसी कहा जाता है। राइट, ये अपने क्लाइंट्स को शेयर खरीदने में एवं बेचने में क्या करती हैं, मदद करती हैं। दरअसल एक आम आदमी को शेयर मार्केट की समझ नहीं होती है। अगर आम नागरिक, राइट, एक नागरिक जिसको शेयर मार्केट की कोई भी जानकारी नहीं है, अगर वो शेयर मार्केट में पैसा लगा जाएगा तो डूब जाएगा। इसलिए ये स्टॉक ब्रोकर जो कंपनियां हैं, राइट, ये ब्रोकरेज लेती हैं और ये अपने क्लाइंट को जो है शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए या फिर शेयर्स को खरीदने एवं बेचने में मदद करती हैं। राइट, उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, मोतीलाल ओसवाल हो जाएगा, इंडिवुल हो जाएगा, शेर खान हो जाएगा या कार्वी हो जाएगा। तो मोतीलाल ओसवाल, इंडिवुल, शेर खान, कार्वी, ये सभी क्या हैं, स्टॉक ब्रोकर कंपनियां हैं। दूसरी क्या हो जाएंगी, म्यूचुअल फंड कंपनीज हो जाएंगी। तो म्यूचुअल फंड कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि लोगों से क्या करती हैं, पैसा लेती हैं, इकट्ठा करती हैं और उस पैसे को फिर जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है वह शेयर मार्केट में निवेश करता है। राइट, तो दरअसल क्या है कि यहाँ पर म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन ये कि सेफ्टी ज़्यादा रहेगी। राइट, क्योंकि एक शेयर मार्केट का ज्ञाता व्यक्ति है जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है, वो आपकी तरफ से मार्केट में पैसा लगाता है तो आपको अच्छे रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है। जैसे एसबीआई जो एसबीआई का सारिया हो जाएगा या इक्विटी म्यूचुअल फंड हो जाएंगे, ये सभी क्या हो जाएंगी, एनबीएफसीज हैं जो कि रेगुलेटेड बाय क्या हैं, सेबी हैं। अब अदर के द्वारा, अब अदर में भी क्या हो जाएगा, IRDAI हो जाएगा, PFRDA हो जाएगा या NBFC हो जाएगा। तो NBFC इज रेगुलेटेड बाय IRDAI। राइट, IRDAI का मतलब होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI के तहत ऐसी एनबीएफसीज आती हैं जो लाइफ इंश्योरेंस क्या करती हैं, उपलब्ध कराती हैं। तो हमारे देश में लाइफ इंश्योरेंस उपलब्ध कराने वाली एनबीएफसीज को IRDAI के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। जैसे क्या हो जाएगा, LIC हो जाएगा, HDFC हो जाएगा, स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस हो जाएगा। तो LIC, HDFC, स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस, ये सभी IRDAI के द्वारा रेगुलेटेड एनबीएफसीज हैं। तो वहीं दूसरा क्या हो जाएगा, जनरल इंश्योरेंस हो जाएगा। तो ये जनरल इंश्योरेंस उपलब्ध कराती हैं, जैसे इफको टोक्यो हो जाएगा या जनरल इंश्योरेंस हो जाएगा। ये सभी जो है IRDAI के तहत रेगुलेटेड होती हैं। फिर अगला क्या हो जाएगा, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, राइट, PFRDA। तो PFRDA पेंशन संबंधी जितनी भी एनबीएफसीज हैं उनको रेगुलेट करती हैं। लेकिन यहां पर ध्यान ये याद रखना है कि जो EPFO है, राइट, तो EPFO को छोड़कर, राइट, किसको छोड़कर, EPFO को छोड़कर जो जितनी भी पेंशन फंड हैं, राइट, उनसे संबंधित जो एनबीएफसीज होती हैं वो PFRDA के अंडर कंट्रोल होती है। फिर तीसरा क्या हो जाएगा, नेशनल हाउसिंग बैंक्स। राइट, तो नेशनल हाउसिंग बैंक्स के द्वारा उन एनबीएफसीज को रेगुलेट किया जाता है जो देश में, राइट, हाउसिंग से संबंधित लोन उपलब्ध करा रहे हैं। तो हमारे देश में जो हाउसिंग, राइट, आवासीय ऋण जो भी एनबीएफसीज उपलब्ध करा रहे हैं वो NHB के द्वारा कंट्रोल होती हैं, रेगुलेटेड होती हैं। जैसे क्या हो जाएगा, DHFL हो जाएगा, मुथूट हाउसिंग फाइनेंस हो जाएगा जो कि NHB के द्वारा क्या है, रेगुलेटेड है। तो इस तरीके से हमने बहुत ही डिटेल में जो है एनबीएफसीज को कंप्लीट किया है। यदि आपने ये पढ़ लिया तो आपको प्री में क्वेश्चंस कहीं से भी पूछ लिया जाए आप उसका उत्तर दे पाएंगे। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।